चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 4 प्रीलिम्स 2025 का पेपर डिस्कशन 81 तक कर लिया हमने। सो 1 to 20 हमने कर लिया है। उसके बाद फिर हमने 60 से शुरू किया था, 80 तक हमने कर लिया। अब हम 81 से शुरू कर रहे हैं, नहीं 81 भी एक्चुअली हो गया, 82 से शुरू करना है। सो सब लोग अपना अपना पेपर ऐसे खोलेंगे, क्वेश्चन पेपर, एंड शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेलवे प्लान एनआरपी टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। अच्छा, फैक्ट है एनआरपी का 2028 है एक इसमें, तो उसको बोला कर लेंगे। कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी। अच्छा, जर्मनी से क्यों कोलैबोरेशन रहेगा? मतलब So इसका voice. आ रही है अभी आवाज? हेलो? So now Yes, now sir. fine. हाँ। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाले में हम लोग 2028 को मार्क कर लेंगे, सेकंड वाले में जर्मनी को मार्क कर लेंगे। थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्ट है ये। देन थर्ड है, कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स fitted on track in station section। अच्छा, ठीक है। थर्ड के बारे में पता नहीं, अब यहाँ पे भी है फिटेड ऑन ट्रैक और स्टेशन सेक्शन, ये भी एक फैक्ट दिया हुआ है। तो इसमें तीन अलग अलग टाइप के फैक्ट दिए हुए हैं। अब इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन पे जाते हैं कि यूपीएससी क्या क्या चीज सोच रहा होगा कि मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे इजीली गलती करा सकता है। तो पहला वाला 2028 वाले भी इजीली गलती करा सकता है। दूसरा, कवच इंडिजिनसली डेवलप्ड है या फिर किसके साथ डेवलप्ड है, ये सोच सकता है यूपीएससी की पता हो। थर्ड वाले के बारे में मुझे काफी डाउट है कि वो ये जानना चाह रहा है कि वो ट्रैक पे फिट हो रहा है या फिर कोचेज में फिट हो रहा है या कहाँ फिट हो रहा है। आई डोंट नो। थर्ड वाला थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। तो अगर मैं थर्ड को अपने फोकस से हटा दूं, वन और टू के बीच अगर देखूं, तो जनरली अभी अगर इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट में, हाँ तब तो यार ये इजी हो जाता है क्वेश्चन। फिर मैं फर्स्ट वाले को भी गलत मानूंगा कि फ्यूचर रेडी इतना जल्दी कैसे हो पाएगा, 2028 तक कैसे हो पाएगा। देन जर्मनी वाला भी मैं गलत मानूंगा। थर्ड वाला, अगेन मैं ये सोच सकता हूँ कि RFID टैग्स ट्रैक में क्यों फिट करेंगे वो स्टेशन में, लेकिन ये अगेन इंटेंट पे आ रही So है। voice. सर वॉइस अभी आ रही Voice. है? Now it's fine. ठीक है, बता दीजिएगा जब नहीं आ रही होगी तो। सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो अब नॉट करेक्ट अगर ये हो जाता है क्वेश्चन, तब ये थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है कि वन और टू को तो मैं फिर मान सकता हूँ कि गलत है, क्योंकि इजी, उसको गलती कराना काफी इजी है। 2028 ईयर को गलती करा सकता है, कोलैबोरेशंस में वो गलती करा सकता है, जर्मनी ना हो के इंडिजिनस हो सकता है, किसी और कंट्री के साथ हो सकता है। थर्ड वाला मुझे डाउटफुल है कि वो आपको चाहता है कि नहीं पता रहे। आपका वर्क सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अच्छा, ट्रैक में होगा या बोगीज में होगा, या फिर दोनों में भी हो सकता है। थर्ड वाला आई डोंट थिंक कि वो इंटेंट के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, या फिर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर यूपीएससी सही कराना चाह रहा है तो मैं वन एंड टू के साथ जाना चाहूंगा, इसमें ए के साथ। इसका आंसर क्या है? यही है कोचिंग सर। इंस्टीट्यूट। हाँ, यही है सर। हाँ, अब लोगों ने यही है बताइए, लोग बताइए कैसे सर। आपको मैंने तो उसको ऐसे ही किया था, जैसे इसमें सर दूसरा और तीसरा है, उसमें कवच कवच है, तो सर उन हम्म, दो में से कोई एक सही होगा और एक गलत होगा। जनरली ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत अब बढ़िया। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें सर पहला मतलब जो तीसरे स्टेटमेंट है, कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक्स इन स्टेशन सेक्शन। तो इसने केवल बता दिया कि स्टेशन सेक्शन में है। अब सर वो तो और भी जगह हो सकता है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तो उससे अपन को मतलब नहीं है। और हम्म, मतलब वो तो काफी मल्टीपल जगह ही करेगा ना सर, जिसमें मतलब उसकी एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी कम हो सके। तो हम्म, सर स्टेशन पे भी होगा और भी जगह होगा ट्रैक पे फिट। लेकिन सर एक कोलैबोरेशन गलत कर सकता है। तो हम्म, जैसे ही अपन सर इसमें सेकंड वाला ऑप्शन काटे, मतलब वो कि सेकंड गलत होगा और मतलब तीसरा वाला सही है, तो अगर आप तीसरा वाला अगर अपन सही मान रहे हैं तो फिर केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ए। तो उससे अपन डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। फिर पहला वाला को भी अगर अपन को मतलब उसको और अपन को श्योर करना है, तो जैसे इसमें 28 दिया है। अब जनरली सर इसमें मतलब वो मतलब सर फिक्स ईयर में देता है कि जैसे 2025 तक करना है, जो 2030 तक करना है, 35 तक करना है, या फिर 47 एक स्पेसिफिक हो गया। ऐसा 28 और 26 27 ऐसा बहुत रियरली देखा है। तो सर वो गलत हो जाएगा, तो इस तरीके हाँ, से मैंने किया तो था सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो रूल्स के हिसाब से इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहिए।
सबसे पहले तो वही है कि जो जो फैक्ट्स है उनको गोल कर लो जो इजी है। 2028 इजी है गलत कराना, जर्मनी इजी है गलत कराना। फिर सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस जो आप गए, कवच कवच है तो उसमें से एक सही होगा एक गलत होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, फिर थर्ड पे आते हैं, इंटेंट ऑफ द क्वेश्चन पता करना बहुत जरूरी है। तो इंटेंट में क्या है कि आपको कौन सी चीज वो सोच रहा है कि पता होनी चाहिए, ठीक है, जेनरिक नॉलेज के हिसाब से। एंड जो थर्ड वाला है वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, तो इसलिए जनरली उसको गलती नहीं कराएगा वो, अगर पूछना होगा, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो गुड क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में कुछ नहीं आते हुए भी इसको सही किया जा सकता था लॉजिक लगा के। समझ में आया लोगों को? फ्लो समझ में आया इस यस क्वेश्चन सर। को सॉल्व करने का? यस सर। कूल, आगे बढ़ते हैं। 83rd पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेस मिशंस, एक्सियम 4, स्पैडेक्स, गगनयान। हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस given above encourage and support microgravity research? अब यार दो तीन चीजें, एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो जनरली ऑल द थ्री मारना चाहिए, नन तो होगा ही नहीं। दूसरा, आप स्पेस में अगर कोई भी मिशन करते हैं तो उसमें आप कोई ना कोई साइंटिफिक रिसर्च करेंगे ही। अगर आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली माइक्रोग्रेविटी एक पार्ट बन ही जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम रहती है। इनफैक्ट शुभांशु सर से मैं मिला था जो एक्सियम 4 मिशन में गए थे। तो काफी देर तक उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उसमें। स्पार्डेक्स का वन ऑफ द गोल्स वही था, और गगनयान में हम लोग भेज ही रहे हैं अपने एस्ट्रोनॉट्स को उस चीज के लिए। सो बाय द वे, आई हैव मेट 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टिल नाउ। तो काफी मजेदार होता है इन लोगों से मिलना। ह्यूमैनिटी के पीक पे आके भी दे आर वेरी हम्बल। तो इन जनरल रूल्स के हिसाब से चलें तो साइंस एंड टेक है, एक तो पहली ही बात है दिमाग नहीं लगाना उसमें। और अगर स्पेस का कोई क्वेश्चन आ रहा है और माइक्रोग्रेविटी रिसर्च की बात हो रही है तो ये समझना है कि स्पेस मिशन ही इसलिए भेजे जाते हैं कि वहां पे माइक्रोग्रेविटी होती है, या फिर माइक्रोग्रेविटी के लिए ही रिसर्च करने के लिए। यस एग्जैक्टली आदित्य, ये ब्रॉड क्वेश्चन है तो आई डोंट, किसी ने इसमें गलती की है क्या दिमाग लगा के? अगर की है तो शेयर कीजिए। नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर ये कूल। तो मतलब वैसे अगर देखा जाए तो कॉमन सेंस है तो हर ही मिशन के लिए हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई मिशन हो रहा है अगर वो फेल हो रहा है तो ग्रेविटी का कुछ इशू आ सकता है, तो वो भी रिसर्च ही हो गई। और वो पास हो रहा तो वो भी ग्रेविटी से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि मेन फंडा ही सर स्पेस में तो ग्रेविटी से रिलेटेड ही होता है। बिल्कुल सही बात है, अगर उसको डिफिकल्ट करना रहेगा तो मैं बायोलॉजिकल रिसर्च बोल दूंगा या केमिकल रिसर्च बोल दूंगा, तब मैं सोचूंगा कि इतना स्पेसिफिकली क्यों बोल रहा है। बट माइक्रोग्रेविटी बहुत जेनरिक चीज है जो कि एक बेस बनता है बाकी सारी रिसर्च का। ठीक है, 84 पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एयरक्राफ्ट टाइप है और उसका डिस्क्रिप्शन है। अगेन नॉलेज वाला चीज है, न्यूज में भी रहता है and थोड़ा डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए। डॉर्नियर 228 मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, अगर नॉलेज नहीं है तो मुश्किल होगा लोगों को। IL-76 सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यहाँ पे कान खड़े हो जाने चाहिए कि हमारे साथ पास सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जितने भी हैं वो काफी फेमस हैं, जैसे रफाल, सुखोई 30 MKI हो गया, MiG-29K हो गया। IL-76 जनरली लोगों ने कम सुना होगा क्योंकि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। C-17 ग्लोबमास्टर 3, अगेन ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हमारी कंट्री में है, जो हमने यूएस से खरीदा है। तो सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन में नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देना चाहिए, ज्यादा इससे स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। बट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, और अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं या डिफेंस पढ़ रहे हैं तो इन जनरल आप न्यूज में भी सुनते रहते हैं ये सारे नाम। अब इसमें C-17 ग्लोब मास्टर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि यूएस से ये हुआ था। डॉर्नियर 228 और IL-76, इसके बारे में मैं समझ सकता हूँ कि ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, बट IL-76 में जो सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दे दिया है, आप बाकी सारा में लेटरल दिमाग लगा सकते हैं कि क्या मैंने रफाल, सुखोई 30 MKI, MiG-29, MiG-21 इन सब के साथ कभी मैंने IL-76 सुना है? अगर मोस्ट प्रॉब्ली आपने नहीं सुना है तो अपने नॉलेज और अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखेंगे एंड आप उसको गलत मान सकते हैं। अगर वो होता तो आपने सुना होता उसके बारे में। एंड डॉर्नियर यहाँ पे सही है तो इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए। बट एग्जाम हॉल में अगर नहीं आता है तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसी का सही गलत हुआ है, गलत वाला शेयर कीजिए अपना। सर ये मेरा ना ऐसे सही हुआ था कि हम्म। IL-76 सुपरसोनिक है, तो सुपरसोनिक का नाम ऐसे थोड़ा आई कैची होना चाहिए ना।
मतलब अगर हम ऐसे ग्लोब मास्टर ये सब इसी को दे रहे हैं मिलिट्री को, तो सुपरसोनिक का नाम कुछ तो अलग होना चाहिए। बढ़िया, तो गुड लॉजिक। तो उससे उससे हो गया ना फिर आई वो टेल यू दोनों। व्हाई इट इज आई टेल यू व्हाई इट इज अ गुड लॉजिक। क्योंकि जितने भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं ना, किसी भी कंट्री के फाइटर एयरक्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज्यूल होता है किसी भी एयरफोर्स का। तो जनरली अपने ज्यूल्स को कोई भी कंट्री बहुत प्रोपगेट करती है। जैसे यूएस में F-22 है, लेकिन उसको रैप्टर बोलते हैं। F-22 रैप्टर आपने सुना होगा। फिर F-35 है, उसको लाइटनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मतलब जनरली वो फेमस हो जाते हैं अपने नाम के हिसाब से। तो गुड लॉजिक। और किसी को कुछ शेयर करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Sir, I हाँ, generally follow one algorithm in these questions कि बताइए। only to मार दो तो नेट करेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से सही हो गया था। हाँ, लेकिन ये फिर वो वाली चीज हो जाती है ना कि आपका साइंस एंड टेक और डिफेंस वाला आ गया है। तो हाँ, ऑफ कोर्स अगर एग्जाम हॉल में आपका काम कर रहा है और आपने देख भी लिया है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। बट मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस में ना, मेरा ये पॉइंट है कि थोड़ा मोड़ा ना दिमाग लगा लेना चाहिए सब में। क्योंकि आप इतना जब आपने पढ़ाई की है, तो सिर्फ स्ट्रेट दिमाग क्यों लगाना? कि भाई क्या मैंने IL-76 के बारे में पढ़ा है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप उसके साइड में जो लिखा हुआ है उसमें तो दिमाग लगा सकते हैं ना। समझ रहे हो बात को? Yes sir. अब जैसे अभी जिन्होंने अपना लॉजिक शेयर किया कि कुछ अच्छा कैची नाम देते हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रीज, दैट्स अ गुड लॉजिक टू अप्लाई इन एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, एटलीस्ट अभी एयर पावर बहुत ज्यादा न्यूज में है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। तो ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी वेपन्स यूज हुए हैं, IACCS हो गया हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आकाश तीर एक सिस्टम हो गया, उसके 4 लेयर्स हो गए। उसमें L-70 गन्स भी हमने यूज की हैं। S-400 ऑफ कोर्स हमने यूज किया ही है। अलग अलग टाइप के ड्रोन्स हमने यूज किए हैं, हारोप ड्रोन्स यूज किए हैं, क्लस्टर म्यूनिशंस यूज किए हैं, स्पाइस मिसाइल्स यूज किए हैं, उसके साथ में और भी अलग अलग टाइप के मिसाइल्स यूज किए हैं अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मोस। तो एटलीस्ट ऑप सिंदूर के दौरान जितने भी वेपन्स यूज किए हैं, उसके बाद आर्मी की जो ब्रीफिंग होती थी DGMOs की, उसमें वो प्रेजेंटेशंस देते थे जिसमें उन्होंने इंडिया का पूरा सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर दिखाया है। हमारे AADs, क्या बोलते हैं, AADs जो होते हैं हमारे एयरक्राफ्ट एंटी डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स जो होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये अब स्टैटिक का पार्ट है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि यार मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि P-8I के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, विच इज आवर मेरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट। तो दिस नाउ बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर जनरल अवेयरनेस, इंडिया की वेपन्स कैपेबिलिटीज, और ऑफ कोर्स ऑप सिंदूर वाला जो मैंने बताया है वो। तो डू रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस कि ऑप सिंदूर में क्या क्या वेपन्स यूज हुए, हमारे एयरफोर्स, नेवी, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, कॉर्वेट्स के बीच क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कौन कौन से प्लेन्स यूज होते हैं। देन अलग अलग प्लेन्स की, हाँ P-75 भी है। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सबमरीन जो है, हमारे सबमरीन प्रोग्राम्स क्या है, न्यूक्लियर सबमरीन, डीजल सबमरीन, SSN, SSBN, इन सब की क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियर ट्रायड का क्या मतलब होता है। यू शुड नो ऑफ दिस बिफोर गोइंग इनटू एग्जामिनेशन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। तो आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ। अच्छा, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ओके। सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, अच्छा। सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो अब अगर कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है इन जनरल, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगा, पता नहीं सही होगा कि नहीं, बट देखते हैं। नाइट्रेट होता है वो जनरली बहुत इजीली सॉल्युबल होता है वाटर के साथ। अब ये देखना पड़ेगा कि सिल्वर नाइट्रेट जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 मतलब एसिड रेन वाला कंपोनेंट बनाता है कि नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी है कि बनाएगा, बिकॉज सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं नोबल मेटल्स होते हैं। तो ये बहुत मतलब मुश्किल से ये किसी के भी साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट हो सकता है। अगेन इसमें साइंस की नॉलेज लगेगी हल्की फुल्की। तो अगर नाइट्रेट है तो उसके हिसाब से मैं सिल्वर नाइट्रेट को तो पहले ही हटा दूंगा, B एंड D। पोटेशियम नाइट्रेट है, अगेन खतरा रहेगा कुछ ना कुछ तो वो वाटर के साथ डिसॉल्व कर ही जाएगा।
हाँ, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, HiIN बनाना वाटर के साथ रिएक्ट करके, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड एटम बनाना, और ये कंपाउंड बनाना बहुत मुश्किल है, और वो क्योंकि काफी बड़ा भी होता है और अनस्टेबल होता है। तो इसका आंसर मुझे जहां तक लगता है, अगर साइंस के हिसाब से सॉल्व करें, मुझे लगता है ए होना चाहिए। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या दे रहे हैं? ए आंसर सर। ये सब ये दे रहे। लोगों ने कैसे इसको मारा एग्जाम हॉल में? तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये अपना ये आयोडाइड है, ये कहीं ये तो सोल का काम करता है, मतलब ये तो ये कहीं पे पढ़ा था मैंने, तो उसी वजह हम्म। से मैंने ये मार दिया था। हाँ, लेकिन आयोडाइड तो हर ऑप्शन में है, तो फिर आपने उसको कैसे एलिमिनेट किया, नाइट्रेट को? नहीं नहीं सर, उसमें दोनों में है ना, सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड, सो अच्छा, तो मतलब आप गए ही नहीं नाइट्रेट पे दिमाग लगाने के लिए। हाँ सर। दैट्स ऑल्सो गुड वे टू सॉल्व। मतलब आप देख रहे हैं, बाकी सबके लिए भी लर्निंग है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंपल रखो अपनी थॉट प्रोसेस को, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उससे कितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। मैं यहाँ पे पूरा साइंस लगा रहा हूँ अपना दिमाग में, और आयंस का स्टेबिलिटी और ये सब सब देख रहा हूँ कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। एक सिंपल सा नॉलेज एलिमेंट कि हाँ आयोडाइड से बनता है, वो एरोसोल की तरह काम करता है, एंड दोनों में अगर आयोडाइड है तो मैं उसको मार दूंगा। वेरी गुड आयुष, गुड थिंकिंग, एग्जाम हॉल थिंकिंग। हम्म। हाँ, चंदन बोल रहे हैं कि आयोडाइड पता था, फिर ए और सी में होना चाहिए था। हाँ, मतलब बी भी हो सकता है ना। अब आपको कैसे पता कि पोटेशियम और सिल्वर में से कौन सा आयोडाइड होगा, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो? आई थिंक सिंपल थिंकिंग वाला जो था आयुष का, दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग। तो ये मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा मैं। वाई तो एटलीस्ट रहेगा ही है, एंड लॉजिक के हिसाब से ये बनना चाहिए, लॉजिक एंड थोड़ा सा नॉलेज ऑफ कोर्स लगेगा इसमें। किसी और को कुछ शेयर करना है इस क्वेश्चन के बारे में? सर इसमें मतलब मोस्टली सर बैक नॉलेज थी, मतलब जो 12th में पढ़े थे तो वो रिफ्लेक्ट कर रही थी कि हाँ सिल्वर आयोडाइड तो होगा। और मुझे कंफ्यूजन था सर कि पोटेशियम आयोडाइड होगा कि कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस होगा, मतलब जो थर्ड नंबर पे पोटेशियम नाइट्रेट। तो सर फिर मैंने वही एक लॉजिक बैक किया जो आप बताते थे कि 2-3 एंगल से चेक कर लिया करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो होता नहीं मान मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो सर देखा कि पोटेशियम आयोडाइड दो जगह दिया हुआ है, ए में एंड सी में, सॉरी ए एंड बी में दिया है पोटेशियम आयोडाइड, और उसमें ए में भी दिया है। और सेकंड पे मैंने देखा कि सिल्वर आयोडाइड भी दो जगह दिया है, ए एन सी। तो सर फिर यहाँ से भी एक कॉन्फिडेंस ये आया कि हाँ होगा तो आयोडाइड ही होना चाहिए। तो सर ये वाला ब्रिलियंट लॉजिक। हिमांशु, बहुत ही बढ़िया। हाँ सर कॉन्फिडेंस। यस सर। तो हिमांशु वाला ये हाँ सर, कारण है, इसमें मुझे मैं भी रूल्स को मतलब भी ऐड कर रहा हूँ। वेरी नाइस। मुझे भी सर इसमें यही था, मतलब ए और बी में कंफ्यूज था, फिर मुझे मतलब थोड़ा सा नॉलेज तो था ही। फिर मुझे सर ये था कि मतलब वो सिमिलर, मतलब उसका मुझे इतना याद आ रहा था कि जो उसका पीछे का जो मतलब सॉल्ट का वो है ना दूसरा साथ का कंपाउंड, वो सेम था, बस एड मतलब वो आयन दूसरे थे, तो उसमें आयोडाइड आयोडाइड दोनों में देखा, और फिर ए और बी में कंफ्यूज ही था, तो फिर मैंने ए मार दिया था सर रियल एग्जाम में। वेरी नाइस। तो इस लर्निंग जो भी अभी डिस्कशन हुआ, उस लर्निंग को मैं समराइज करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा नॉलेज चाहिए इस बेसिकली सर एग्जाम इसने कंफ्यूज भी ए और बी में ही किया था। वही नहीं, अच्छी बात है। एक्चुअली ए और सी में भी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे अभी चंदन ने डाला है ना उसमें। तो जो लर्निंग्स हैं मैं उसको थोड़ा समराइज करता हूँ। पहला तो हल्का सा नॉलेज होना चाहिए कि आयोडाइड एक आयन की तरह यूज होता है रेनफॉल बनाने में। अब एग्जैक्टली कौन सा आयोडाइड यूज होता है ये हमें नहीं पता। तो रूल्स, सिर्फ रूल्स लगा के कौन सा एक चीज अच्छा आया कि एक तो हो गया कि सिंपल सोचो, कॉम्प्लेक्स जाओ ही मत, तो दोनों आयोडाइड वाला जो ऑप्शन है वो मार दो। दूसरा, ट्रायंगुलेट करने का क्या तरीका आया कि जो जो दो दो बार दिया हुआ है, जैसे सिल्वर आयोडाइड 2 बार दिया हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड भी 2 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर आप सोच सकते हैं अपने आप को और ज्यादा मतलब भरोसा देने के लिए कि हाँ ये दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। और किसी का कोई लॉजिक या कोई ऑप्शन? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आया इसको डिस्कस करके। काफी अच्छा दिमाग लगाया लोगों ने, हिमांशु, आयुष, विकास। चलिए 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज यूज किया है, कैन भी है, लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, तो वन तो होना ही चाहिए। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कैन है और विदाउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउट हो सकता है कि कैन भी है और विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइस। अब पार्डनिंग पावर में कोई एग्जैक्ट, हम्म
ये लिखा हुआ है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरली वो होता है ना कि होम अफेयर से आता है कि हाँ इसको पार्डन करना है, तो फिर सेकंड वाला थोड़ा तो डाइसी लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है। आई थिंक सर होम एग्जाम, अफेयर्स भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पार्ट हो जाएगा ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो आई विल गो विथ वन इन एग्जाम हॉल, बिकॉज प्रेसिडेंट को पता कैसे चलेगा, वो लिस्ट जो आएगी वो कहीं ना कहीं से तो आएगी, और वो लिस्ट जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आएगी। प्रेसिडेंट के पास कोई जाके तो अपने से लिस्ट नहीं दे देगा। वही ऐसा इसमें भी है सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कह रखा कि इसके रिगार्डिंग पार्डनिंग पावर मतलब यूनियन की तरफ से रिकमेंडेशन के उस पर ही कर सकता है। उस बिल्कुल वजह से सर जुडिशियल रिव्यू है। बिल्कुल। अच्छा, बाय द वे, एक बहुत की लर्निंग इस टाइप के पॉलिटी के क्वेश्चंस में, जनरली प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो होते हैं ना, वो अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो कोई भी चीज केवल अपने मन और डिस्क्रिशन, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं, बट आप खुद सोचिए कंट्री को चलाने में कितनी बार गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स को यूज करता है। बहुत रेयर, मतलब हमारे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स में गिने चुने होंगे। ठीक है, तो इस चीज को तो एकदम मान के ही चलना है कि जो भी डे टू डे चीज है या फिर रेगुलर चीजें हैं जो होती रहती है हमारे गवर्नेंस को चलाने के लिए हमारी डेमोक्रेसी में, जैसे पार्डनिंग एक रेगुलर चीज होती है, हर साल कुछ ना कुछ पार्डनिंग का लिस्ट बनता होगा, तो वो प्रेसिडेंट या गवर्नर खुद से कभी नहीं करेंगे। उनको हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे या कैबिनेट एडवाइस करेंगे। दैट्स अ गुड रूल टू हैव इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये स्टैटिक का मैं पार्ट बोलूंगा, लॉजिक का भी पार्ट बोलूंगा, जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, और इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो ये इजी बन जाता है क्वेश्चन। किसी का गलत हुआ है क्या एग्जाम हॉल में ये? कोई बोल ही नहीं रहा आज तो, गलत हुआ है कि नहीं। कोई बात नहीं, आगे नहीं सर, बढ़ते हैं। गलत नहीं हुआ। गलत हुआ है? नहीं नहीं, गलत नहीं हुआ, सही हुआ। ओके ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर गलत हो रहे हैं तो फिर आप पीछे छूट रहे हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द स्पीकर शैल नॉट वेकेट हिज और ऑफिस अंटिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल आफ्टर द डिसोल्यूशन। अच्छा, हो सकता है, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली बट हाँ हो सकता है, फिर प्रोटेम स्पीकर का भी कॉन्सेप्ट आता है। और उसके बाद आएगा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन फ्रॉम हिज हर पॉलिटिकल पार्टी इमीडिएटली। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं, और इमीडिएटली वर्ड भी कर दिया तो टू को हटाओ, टू को हटाओ तो आंसर आ गया। वाह, थ्री तब भी पढ़ लेते हैं। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, प्रोवाइड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव अनलेस। अरे तो ये मतलब प्रोसीजर पूछ लिया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्या सीखने को मिला इससे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ लो, उन आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है वो मगा होना चाहिए। पॉइंट नंबर वन, मैं बार बार रिपीट करके थक गया। दूसरा, कि ये कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी, ये चाहता था कि आपको बहुत इजीली करेक्ट हो जाए। किसी का ये गलत हुआ है क्या? एक एलिमिनेशन से आई थिंक आंसर आ जा रहा है इसका। आगे बढ़े इसमें, किसी को कुछ शेयर करना है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। 88. Consider the following statements. If any question arises as to whether a member of the House of the People has become subject to disqualification under the 10th schedule, the President's decision in accordance with the opinion of the Council of Ministers shall be final. प्रेसिडेंट, अब जनरली क्या होता है पॉलिटिकल क्वेश्चंस में कि वो अथॉरिटी को मिक्स कर देता है, तो प्रेसिडेंट हो सकता है गलत हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि असल में किसकी अथॉरिटी लगती है। पता है ना लोगों को कौन होता है 10th शेड्यूल वाला अथॉरिटी? डिसाइडिंग जल्दी। ऑप्शन। स्पीकर रहता है। वेरी नाइस। तो वन तो गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं, देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सही है गलत है? जल्दी बताओ लोग। गलत है। गलत है। अरे, पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में? सर 10th शेड्यूल में है सर। हम्म। है सर, लेकिन ये भी सर क्वेश्चन गलत करने के बाद पता चला। हम्म। तो मतलब 10th शेड्यूल, अच्छा हाँ सही बात है, 10th शेड्यूल में तो ऐड किया ही गया था। इसका तो आंसर हाँ। हाँ टू ओनली तो नीदर। होना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट, टू ओनली नहीं, इसका नाइदर वन एंड टू होना चाहिए। नीदर डी है। होना राइट। चाहिए। यस सर। यस सर। डी होना चाहिए। अच्छा, क्या लर्निंग मिला इस टाइप के क्वेश्चन से? क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन को, लर्निंग मिला? वेयर एक्ट को सर एक एक लाइन से पढ़ना है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है 50 सेकंड
फिर अमेंडमेंट हो गया, ये सब तो पढ़ना ही है। हाँ, क्यों शेड्यूल्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है ना, कोई चीज डिफाइन किया गया है कि नहीं, किसी चीज का मेंशन है कि नहीं। अब जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने आर्टिकल्स के साथ है, उसमें नहीं मेंशन्ड है ये, लेकिन शेड्यूल में मेंशन्ड है। अब शेड्यूल्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए वो बेयर चीजें क्या क्या लिखी हुई हैं शेड्यूल्स में, तो उसमें की वर्ड्स को नोट डाउन करना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं अपने रिवीजन वाले में भी बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि आप एक बार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट पढ़िए अलॉन्ग विद इट्स शेड्यूल्स, एंड उसमें से जो जो कीवर्ड्स हैं हर आर्टिकल में, हर शेड्यूल में, उसको नोट डाउन कीजिए। यही सब एग्जाम्पल्स के कारण। समझ रहे हो बात को? तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। किसी ने गलती किया क्या इसको? यस सर, मैंने बी ऑप्शन पे मार्क किया था। वही नो उसके कारण ही मेंशन ना, है। क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं है। वही सोचा हुआ आपने, राइट? राइट सर। हम्म बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी लोगों ने गलत किया होगा बिकॉज ऑफ दिस, कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। 89 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रेस्पेक्ट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स इवन दो सच मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज। भाई कितना ही गंदा ऑप्शन बनाया है ये, मतलब देखते के साथ सीधे काट दो इसको। नो पावर, इवन दो सच मिनरल, सैंड माइनिंग पे पहले ही पीवाईक्यू पूछ चुका है, तो वन तो चला गया। वन चला गया तो आंसर आ गया इसका। तभी टू पढ़ लेते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर रेलेवेंट लॉ। ठीक है, हो सकता है। इसका तो डी होना चाहिए। ये किसी ने गलत किया क्या? नो सर। भयानक इजी क्वेश्चन, केवल लॉजिक एंड रूल्स लगाने से ही हो जाएगा ये। किसी का गलती हुआ ये एग्जाम हॉल में? नहीं सर, ये सही हुआ है। जो मतलब पीवाईक्यू में भी एक आया था ना सर, एफडीआई अंडर सर्टेन कंडीशन, तो सेकंड स्टेटमेंट भी बोल रहा है अंडर द रेलिवेंट लॉ। तो मतलब यूपीएससी सही कराना चाह रहा था, इस माइंडसेट से सही किया हो गया था। हाँ, मतलब मतलब सर सेकंड डायरेक्ट। वाला बहुत ही जेनरिक ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में कितना सारा नेगेटिव चीज दिया हुआ है, एक्सट्रीम। यस सर। तो रूल्स के हिसाब से ही बन जाएगा ये। 90 पे आते हैं। सर एक चीज और भी ऑब्जर्व किया, मतलब स्टेट को ऐसे निगेटिव लाइट में बहुत कम ही जगह दिखाता है सर। बिल्कुल, ये हमने पहले भी जब और डिस्कस करते थे तो हर बार मैंने बताया इस कोई ना, चीज। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है सर, वो फेडरलिज्म तो थोड़ा शो करेगा ही। हम्म इसलिए आप देखेंगे जनरली नॉट, या फिर जो भी नेगेटिव ऑप्शंस होते हैं वो जनरली गलत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन, 90th पे आ गए हम लोग। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनैक्टेड द नेचर रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस? अरे वाह, ये तो रूल वाला टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ बना रहा है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इन सब में जो लॉ बना सकता है। एफएओ यूएन का बॉडी है, नहीं बना सकता। ओईसीडी कोऑपरेटिव बॉडी है, लॉ कैसे बना सकता है। वर्ल्ड बैंक अगेन डेवलपमेंटल एंड मतलब बॉडी है, वो कैसे बना सकता है। केवल यूरोपियन यूनियन ही एक ऐसा चीज है जो लॉ बना सकता है किसी के लिए। तो ये तो 90 का ए होना चाहिए। तो लॉजिक, प्योर शेयर लॉजिक है ये। किसी का सही हुआ, आप पे लॉजिक गलत हुआ? सही हुआ था सर, आप पे लॉजिक याद आया था। क्या लॉजिक लगाया आपने? सर यही कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी रूल बना सकती है, और यूरोपियन यूनियन ही मैक्सिमम ऐसे एकदम काम करती है लॉज बनाने की। रूल भी अगर लिखा रहता ना तो थोड़ा संकोच होता, बट यहाँ हम्म। लॉ लिखा हुआ है। लॉ मनवाने का ताकत किस में रहेगा? जो इलेक्टेड बॉडी रहेगी उसी में रहेगा, या मोनार्की अगर है तो। समझ रहे हो बात को? हाँ, यू फेवरेट है यूपीएससी का, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी फेवरेट है, तो दोनों को साथ में दे दिया यहाँ पे। तो यहाँ कोई अगर रूल लगाने जाएगा केवल, तो हो सकता है वर्ल्ड बैंक को ही मार देगा अगर बिना दिमाग के लगाएगा तो। यहाँ पे रूल नहीं लगाना है, यहाँ लॉजिक के साथ चलना है। लॉ को देखना है एंड देन देखना है कि कौन सी बॉडी के पास पावर होगा लॉ बनाने का। सर समझे? पे तो मुझे वो भी याद आ गया था, सीबीएम करके भी आया ना सर, कोई वो कार्बन टैक्स लगाया, तो हाँ, मुझे यस। कहा कि शायद उससे रिलेटेड एक कुछ होगा, तो मैंने उसके बेसिस पे मार दिया था फिर, दोनों चीजों वेरी को नाइस। ट्रायंगुलेट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं नॉलेज भी ऐड कर देता हूँ, जब लोगों ने नॉलेज भी लगाया है, तो वेरी नाइस। ठीक है, 91 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। अच्छा, ऑल को गोला कर लेंगे।
To be eligible to be a member of a panchayat at the intermediate level, a person should attain the age of 30 years. अच्छा, 30 years तो गलत होता है जनरली, और यहाँ पे भी 30 बहुत ज्यादा ही बोल रही है. The chief minister of a state constitutes a commission to review the financial position of panchayats at the intermediate level and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of tax and duties leviable by the state between the state and panchayats at intermediate level. Again, chief minister दे दिया, अथॉरिटीज को चेंज कर देता है यूपीएससी. तो थर्ड वाला भी लग रहा है कि गलत होगा, तो 2 और 3 तो लग ही रहा है कि गलत होगा, नॉट करेक्ट करना है. तो अब वाई कैटेगरी क्वेश्चन हो जाता है बी और डी के बीच में. और 1 क्या है, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स. ऑल थोड़ा एक्सट्रीम लग रहा है, जरूरी नहीं इंटरमीडिएट लेवल बनाया, ग्राउंड लेवल पे होगा भी तो छोटे स्टेट में हो सकता है, इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं होगा. आई थिंक एग्जाम हॉल में 1, 2 एंड 3 के साथ जाएंगे. कैसे किया है लोगों ने इसको, सही किया गलत किया है? सही वैसे नॉलेज का था. हाँ, ये नॉलेज है और साथ में आप लॉजिक भी लगा सकते हैं. जैसे फर्स्ट वाला एक्सट्रीम हो गया तो थोड़ा रूल लग जा रहा है वहां पे. सेकंड वाला जो है आपका, ऑफ कोर्स वो रूल एज जैसे ही दिया तो उसको आप गोल कर लेंगे, और फिर आप नॉलेज लगाएंगे कि जनरली कहाँ पे किस किस चीज का क्या एज होता है. और एक और रूल जो लग रहा है कि अथॉरिटी को जनरली पॉलिटिकल क्वेश्चंस में गलत कर देता है कि कौन क्या काम करता है, तो गवर्नर होना चाहिए ना यहाँ पे, राइट? सर और थर्ड स्टेटमेंट को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया है, तो ये भी लॉजिक आ सकता है. मतलब अगर मैं वहां पे चेंज कर दूं, बस चीफ मिनिस्टर की जगह पे सही कर दूं, गवर्नर डाल दूं, तब तो फिर वो सही हो जाएगा ना. ओके सर. मतलब ये पॉलिटी है, पॉलिटी में वो एग्जैक्टली आर्टिकल्स उठा के भी डाल रहा है ना, तो हो सकता है कि उस आर्टिकल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, उस चीज को आप नहीं मान सकते वहां पे रूल के तौर पे. इसलिए मैं बोलता हूँ पॉलिटी और इकोनॉमी में नॉलेज को हमेशा टॉप मोस्ट रखना है. ठीक है, ओके सर. तो इसको मैं मॉडरेट कर देता हूँ अगर वैसा है तो. वाई कैटेगरी क्वेश्चन कर देता हूँ. रूल्स डेफिनेटली बहुत अच्छे से लग रहे हैं, स्टैटिक लगेगा ही इसमें, एंड लॉजिक भी लगेगा. बहुत बढ़िया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में गलती नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है. 92 पे आते हैं. Consider the following statements with respect to BIMSTEC. It is a regional organization consisting of 7 members till January 2025. 7 को गोल कर लेंगे, जनवरी 2025 को गोल कर लेंगे. हो सकता है याद करना होगा, देखते हैं. It came into existence with the signing of ढाका Declaration 1999. बहुत इजी है डिक्लेरेशन को गलत करना, तो ढाका को ये कर लेंगे, 1999 को गोल कर लेंगे. तो 2 तो लग रहा है कि गड़बड़ झाला है यहाँ पे. आगे देखते हैं. बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक. अच्छा, अब इतना फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद रखने के लिए वो बोल रहा है कि नहीं, बट हो सकता है बिम्स्टेक है तो बोल रहा होगा. इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया. भाई इंडिया सबसे बड़ा मेंबर है बिम्स्टेक का, तो टूरिज्म जैसा छोड़ा चीज तो नहीं लेगा वो. और भी बहुत सारे भूटान, नेपाल ये सब है जो टूरिज्म के लिए अच्छे हैं. तो 4 तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है. तो 4 तो पहले ही हटा सकते हैं. 4 को अगर हटाया तो ये बन गया वाई कैटेगरी, जेड कैटेगरी क्वेश्चन. सी चला गया मेरा. ठीक है, अब डिक्लेरेशन 1995 या 7 मेंबर स्टेट्स, इनके बीच देखना है. ठीक है, तो जनरली ढाका डिक्लेरेशन, थोड़ा सा नॉलेज यहाँ यूज करना पड़ेगा. आई थिंक बैंकॉक डिक्लेरेशन था बिम्स्टेक का, तो 2 गलत है. तो मुझे हल्का सा इसमें ये वाई कैटेगरी क्वेश्चन बन जाएगा, बट हल्का सा नॉलेज लगेगा इसको सही करने के लिए. एंड देन 2 एंड 3 के साथ में, नहीं 2 एंड 3 नहीं, 1 एंड 2 के साथ. नहीं, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन है? 1 ओनली के साथ जाएंगे इसमें. हाँ, 1 ओनली ही होगा इसका, सही बात है. लोगों ने कैसे किया इसको? ये इजी क्वेश्चन नहीं था ये, अच्छा खासा मतलब नॉलेज वाला भी था ये, दिमाग लगाने का. क्या क्या चीजें हैं इसमें? सबसे पहले जो जो फैक्ट्स हैं उसको गोल कर लो. 7 मेंबर स्टेट्स है, 2025, 2 जगह पे ईयर्स दे दिया है. ठीक है, तो 1 और 2 में से कोई एक ना एक तो गलत होना ही है. दूसरा यहाँ डिक्लेरेशन भी दे दिया, तो उसको बहुत इजी है गलत कराना. तीसरा वाला फाउंडिंग मेंबर्स है, आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो यूपीएससी शायद आपसे नहीं जानना चाह रहा है कि आपको पता नहीं होना चाहिए. और ऑप्शंस भी उसी तरह डिसाइड किया है कि 3 बहुत बड़ा एलिमेंट नहीं है. और 4 जो है वहां पे लॉजिक लगेगा कि इंडिया टूरिज्म ही क्यों करेगा, टूरिज्म के लिए और भी कंट्रीज है. इंडिया और भी बड़ा बड़ा चीज कर सकता है, डिफेंस कर सकता है, सॉवरेनिटी कर सकता है, स्ट्रेटेजिक ये कर सकता है, पावर एनर्जी ये सब कर सकता है. कोई और लॉजिक लगाया है किसी ने? सर मैंने सी इसका मार्क किया था 1 एंड 4.
सर मुझे लगा कि इंडिया अभी जो सर्किट डेवलप कर रहा है, बुद्धिस्ट सर्किट और हिंदू सर्किट वाला जो कर रहा है, मुझे लगा उसकी वजह से टूरिज्म हो सकता है इसका आंसर। और 4 का ओके 2 भी लग रहा था, तो मैंने सर सी के साथ गया था। हम्म हाँ, एग्जाम हॉल में मतलब हो सकता है अगर आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चला गया सोचने के लिए। बट मतलब ऐसा है ना कि ये भी एक फैक्ट है, सबसे पहले इसको एक रूल की तरह ट्रीट करना है। तो एक फैक्ट है टूरिज्म, गलत हो सकता है, राइट? यस। टूरिज्म और इंडिया को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो हमेशा पहले शक की निगाह से देखना है एंड देन अपने आप को लॉजिक देना है कि भाई और क्या क्या चीजें हो सकती है। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, बाकी मेंबर्स भी हैं, तो उन सब में और क्या क्या बांटोगे आप? तो ज्यादा स्ट्रेटेजिक चीजों को आप ज्यादा बड़े इंसान को दोगे। नॉट टू से दैट टूरिज्म स्ट्रेटेजिक नहीं है, बट उस तरीके से आप सोच सकते हो, राइट? यस सर। तो इसमें इस क्वेश्चन में सारी चीजें आपको लगानी है, रूल्स भी लगाना है, लॉजिक भी लगाना है, हल्का सा नॉलेज अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। बट इसके ऑप्शंस जिस तरीके से बनाए गए हैं, ये सही कराना चाह रहा था यूपीएससी। वरना अगर 3 पे डिपेंडेंट करा देता तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता। समझ में आया लोगों को? लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी सही कराना चाह रहा है आपको और कौन कौन सा गलत कराना चाह रहा है, जिस तरीके से ऑप्शन वो डिजाइन कर रहा है। चलिए ठीक है, 3 मिनट बाकी है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 93, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सेलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज? अच्छा, अब ज्यूरी बन रही है गांधी पीस प्राइज के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जनरली प्रेसिडेंट ज्यूरीज के मेंबर नहीं होते हैं, तो पता नहीं, शक की निगाह से देखना चाहिए। पीएम होते हैं बहुत सारे ज्यूरीज के मेंबर, सीजेआई जनरली हर जगह होते हैं, एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होते ही हैं। तो प्रेसिडेंट को अगर हटा दें तो बचता है ये वाई कैटेगरी क्वेश्चन। एंड सीजीआई जनरली होते हैं मैक्सिमम पैनल्स में। अभी सीईसी वाला पैनल जो मैंने पढ़ाया था वो अभी रिवीजन वाले सेक्शन में, उसमें सीजीआई को हटा दिया था सीईसी सिलेक्शन बोर्ड से। बट इसमें आई थिंक हम लोग चूज कर सकते हैं उनको भी। तो ये तो वाई कैटेगरी क्वेश्चन सबसे पहले रहेगा 2 and 4 एंड 2, 3 and 4 के बीच। एग्जाम हॉल में आई गो विद 2, 3 and 4। लोगों ने कैसे सॉल्व किया इसको? सर इसको यही मतलब मैंने यही सोचा था सर कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर में एक ही होना चाहिए। वो मतलब यूपीएससी सही कराना चाहने के माइंडसेट से सॉल्व किया था, तो लास्ट में भी मैंने प्रेसिडेंट को काट के 2, 3, 4 मार दिया था। ओके, नाइस। और किसी ने किसी और और तरीके से सर सोचा? एक था हाँ। कि प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं तो हम्म वो क्यों उस जूरी में हो रहेंगे? ब्रिलियंट लॉजिक, ब्रिलियंट डिसाइड लॉजिक तेजल, बहुत बढ़िया। जनरली गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स अवार्ड देने वाले होते हैं, तो वो लोग सिलेक्शन कमेटी में क्यों ही बैठेंगे? मतलब दे आर द फर्स्ट सिटीजन, मतलब प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री नाउ, तो वो छोटे मोटे काम नहीं करेंगे। सर गुड एक लॉजिक। पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है कि सर उसमें मतलब जनरली ऐसी बॉडीज के मेंबर्स ना सर ऑड नंबर्स में होते हैं जिसमें वो कास्टिंग वोट दे पाए। तो सर ईवन वाला तो ऑप्शन कट जाएगा, ए वाला। हाँ, मतलब ये एक अच्छा लॉजिक है। बस इसमें एमपीसी आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें कि अगेन एक कास्टिंग वोट हम लोग दे देते हैं गवर्नर को। बट इट्स अ गुड लॉजिक। जनरली हमेशा ऑड नंबर में ही मेंबर्स रहते हैं ताकि टाई ना हो। इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस भी बनती है तो वो 5 या 7 वाली ही बनती है। बहुत बढ़िया लॉजिक। चलिए, ये सेशन भी ओवर हो गया, एक और सेशन करना है क्या? यस यस सर थक 100%। थक गए कि करना है? कर लेते हैं सर। नहीं सर सर कर करना लेते है। सर। करते हैं। देखो आपको भाई, भी सर मुझे सर वीकडेज मुझे तो में बहुत टाइम नहीं मिल मजा आता पाता है, मैं सर। तो कर लूंगा, आप लोग अपना देख लो। करते हैं कर सर। लेते सर। बस सेम ठीक है, सर, बढ़िया। बहुत मैं भेजता हूँ फिर कुछ मिनट्स में।